करो, बेरेस करो। क्या कह रहा है? मैं तो उड़ जाता, बुढ़ापा आ गया, देखो बुढ़ापे में कहाँ नींद आती है। सुधरेंगे नहीं यार बच्चे। चलो कहां तक हो गया था बेटा? कंजर्वेशन हो गया था, इन-सी-टू और एक्स-सी-टू। एक्स-सी-टू के एग्जाम्पल लिख लिए थे। इसके साथ में आपकी जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग क्या होती है बेटा? खत्म। इसमें एक छोटा सा पोर्शन है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है पिछली बार, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे जितना जरूरत है। और वो सब्जेक्ट कौन सी है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी सब्जेक्ट है? बायोटेक्नोलॉजी। 1 घंटे का, एक या आधे घंटे का खेल है। अभी देखी नहीं हो रही, उसके अंदर क्या लगा दी गई है? बायोलॉजी में क्या लगा दें? टेक्नोलॉजी। और इससे क्या कर देंगे अपन बेटा? ह्यूमन के या फिर मनुष्य के बेनिफिट के लिए काम में लेंगे। समझ रहे हो? बायोलॉजी के साथ छेड़खानी करके या इसमें कुछ चीजें ऐड करके जोड़ के, है ना, बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी लगा के हमने क्या किया? हमने उसका उपयोग ह्यूमन के बेनिफिट के लिए कर लिया, तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। इसकी परिभाषा पूछी गई थी बेटा कब? 2022 में। कब पूछी गई थी? 2022 में। सिंपल सी परिभाषा थी, है ना? वो है किसी के पास पेपर? कोई ना, नहीं है तो घर जाके देख लेना, तुम्हारे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ ये दे, अब भेज, ऐसे एक एक को भेज। देने थोड़ी आएगा तुम, ना मैं लेने आऊंगा। देख आ गया। है बेटा, क्या नाम है तेरा? पवन है क्या तू? तेरे चांटे चांटे मारूंगा मैं। पूछ क्यों? ऐसे ही। मजे ही मजे में। बात मत करे लीचड़ी। ओए गधे, कितने बजे तक है तुम्हारी क्लास? अच्छा तुम्हारी 1 या 9 बजे तक? तो बस तो 3 है, वो भाड़ में जाए। ये हेमू तुम्हारी ज्यादा मानता है क्या? तभी तभी तुम्हारे में लगा दिए है। हाँ हाँ, सुनो 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 भाई सुनो। पहले इंग्लिश में बोलूंगा जो तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, पर सुनना। फिर मैं हिंदी में बोलूंगा। खाली जगह कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग in order to achieve the technological application of the capacities of microbes and cultured tissue cells। खाली जगह में मरना है। हिंदी में बोल रहा हूं। खाली जगह को सूक्ष्म जीवों और संवर्धित ऊतक कोशिकाओं की क्षमता के तकनीकी अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्मजीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भयंकर डेफिनेशन है ये। पर इसमें कुछ नहीं कह रहा है, ये लैंग्वेज टफ कर दी है। बाकी इतनी सी बात कह रहा है, बायोलॉजी में तुमने माइक्रोबायोलॉजी लगा दी। तुमने देखो इसमें 3 शब्द दिए। एक तो दिया है इसने बेटा
बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या लगा दी, बायोकेमिस्ट्री। दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी लगा दी, और तीसरा है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। जब इंजीनियरिंग जैसा शब्द यूज हो रहा है ना कहीं भी बायोलॉजी के अंदर, तो सीधी सी बात है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग ही बायोटेक्नोलॉजी है आज की डेट में अपन बात करें। टेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, तकनीक, और इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, तकनीक। तो सीधी सी बात है किसकी परिभाषा होगी है, पहला ही ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी, जीन इंजीनियरिंग, बायोस्टेटिक्स, जीन एडिटिंग। तो इसमें क्या आंसर जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है, ऐसी डेफिनेशन आपके पूछी गई थी। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार देखो, इससे अपने को सीखने को मिलता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है जो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे सिलेबस में नहीं हूं लेकिन मुझे करके दिखाओ, है ना। तो इन क्वेश्चन को अपन ये भी नहीं कह सकते कि सिलेबस में नहीं है। भाई आप 10th में आपने बायोलॉजी पढ़ी, 12th में आपने बायोलॉजी पढ़ी, फिर डिप्लोमा में तुम बायोलॉजी तो पढ़ रहे हो। भाई 10 सब्जेक्ट आपकी है, बायोलॉजी का ही पार्ट है। अरे है कि नहीं, जूलॉजी है ये, जूलॉजी है कि नहीं। तो बेटा अपन इनको नकार नहीं सकते कि सिलेबस में नहीं। वो बोल देंगे उन्होंने कहाँ लिखा है सिलेबस, उन्होंने तो क्या लिख दिया, इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, इंट्रोडक्टरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब अपने आप देख लो इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में हमने आज तक मानी नहीं, ना तुम्हारे किसी डिप्लोमा में कॉलेज ने मानी, ना कॉलेज ने मानी, तो फिर क्या नहीं पढ़ाई गई आपको। लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो बेटा क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन अपने को अपने कॉमन सेंस से अटेंड करने। कैसे अटेंड करने, ज्यादा नहीं आएंगे, एक दो क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, है ना। ये थोड़ा सा ऐसे हल्के में ना ले लो आप, है ना। कल को ये ना बोल दे ओ माय गॉड इतना आसान पेपर। अरे बोलो, लोग इज्जत नहीं करते, बोर्ड कहता है यार क्या मजाक लगा रखा है, ऐसे बच्चों ने ऐसे उड़ा दिया। 120 में से 120 पता नहीं कितने बच्चों के, इस बार एक के भी नहीं आए। 2022 में 120 में से 120 एक के भी नहीं है। पहली रहेंगे 117 पे राम लखन की, 120 करके आया था, 3 गलत है, ठीक है। अरे बोलो, तो जिस पेपर में पूरे सही हो जाए ना वो पेपर पेपर नहीं माना जाता है। उस पेपर में है यार क्या क्या है, इस बार नीट का 60-65 जनों के 720 में 720 थे। जो धज्जियां उड़ी है, जो बेइज्जती हुई है कि क्या पेपर बनाया एनटीए ने, जो एनटीए की बेइज्जती हुई है ना। वो तो खैर बहुत बड़ा पेपर है, 20-21 लाख बच्चे पेपर देते हैं, है ना। हमारे देश के सबसे बड़े पेपरों में से एक पेपर नीट हो गया, दूसरा जेई मेंस एडवांस हो गया, और तीसरा यूपीएससी हो गया। तीन ही तो एग्जाम है मेन बड़े बड़े पूरी कंट्री के। अरे बोलो, दूसरे फिर वो उधर भी चलते हैं उनके कुछ क्लेट व्लेट, चलो ठीक है, उनकी इतनी इज्जत नहीं जितनी नीट की और जेई मेंस की है ना। आज की डेट में जो आधी जनसंख्या है, आधी से ज्यादा जनसंख्या तो नीट और जेई मेंस दे रही है हमारे बच्चों की। अरे नहीं दे रही क्या, बच्चा थोड़ा भी पढ़ने में अच्छा होता है तो घर वाले दो ही सपने देखते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर। तीसरा कोई सपना ही नहीं है उनके दिल में। तीसरा तो फिर ऑप्शन है कि ठीक है जब ये नहीं है तो ये कर लेगा, समझ रहे हो। हाँ तो बेटा क्या कह रहा था मैं, तो ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए तो आपको क्या लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। बाकी ये क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, सीधी सी बात है। थोड़ा सा अपने को समझ में आ गया कि बायोलॉजी में 2-3 चीजें ऐड करने की कह रहा है, तो इंजीनियरिंग की कह रहा है यार, तो क्या आएगा, बायोटेक्नोलॉजी में होता है सारा काम। अगर अकेला शब्द यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग होता तो आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते थे, पहले और दूसरा, जीन इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, है ना। लेकिन ये जीन की इसने बात नहीं की है यहाँ पर, इसने केमिकल इंजीनियरिंग की बात की है, समझ रहे हो। और माइक्रोबायोलॉजी की भी बात कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री की भी बात कर रहा है। जब सारी चीजों की बात कर रहा है तो एक बड़ी सब्जेक्ट हो जाती है जिसका नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। खुद जी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन इंजीनियरिंग भी किसका पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। बोलो राधे राधे, कर दोगे ऐसा क्वेश्चन बेटा, बोलो। हाँ तो अपने पेपर बहुत सारा, खुश रहे बेटा खुश रहे, लेट आया है तो कोई दिक्कत कुछ नहीं बोल रहा कोई समस्या नहीं। तो बेटा क्या समझ में आया कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने को घबराना नहीं है, कॉमन सेंस का यूज में लेना है, और आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया पेपर बनाया था 2022 का एलएसए का, ऐसा पेपर आज तक आया ही नहीं है ना। लेकिन भविष्य में और बढ़िया आ सकता है, इसकी उम्मीद रखी जा सकती है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता है, तो बोर्ड भी फिर सीरियस लेने लग जाता है कि नहीं यार हल्के में नहीं ले सकते अपन वसुधन सहाय के पेपर को। 18 में ज्यादा बच्चे नहीं थे, दूसरी बार पेपर हो रहा था, 16 में हुए थे, फिर 18 में हो रहा था, तो मजाक मजाक में पेपर बन गया था। 22 का बहुत सोचा समझा हुआ पेपर इंग्लिश में बनाया और हिंदी की गई है उसकी। पेपर किस में बना था, इंग्लिश में। और ऐसा ही होता है, जो अच्छे पेपर बनते हैं वो इंग्लिश में ही बनते हैं, है ना। मेरे से कोई बोले कि आप पशुधन सहायक का पेपर बना दो, तो मुझे इंग्लिश में बना के दूंगा। मैं तो अगर मैं नॉर्मल इंसान हूं तो मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं किसी कॉलेज में डिग्री वालों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिग्री में इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में पेपर बना के दे दूंगा, है ना। उसकी हिंदी गूगल से कर दूंगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, अरे बोलो। और गूगल वाली हिंदी पशु विज्ञान की हिंदी नहीं है। तो
आज से थोड़ा सा इंग्लिश को भी समझना। आज से क्या, वैसे तो बोला मैंने पहली क्लास से ही है आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को भी समझने की कोशिश किया करो, उसके टर्म आप याद किया करो, ठीक है बेटा। तो ये क्या है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी में क्या लगाई है अपन ने, टेक्नोलॉजी लगाई है, और किसके लिए बेटा, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, मनुष्य के फायदे के लिए। ये चीज लिखो फटाफट। बात मत बेटा, बात मत करे। चले गया। लिखो, जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है। ये बेटा एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें, जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त, जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त, जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए, जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए, प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद का विकास किया जाता है। मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद का विकास किया जाता है। मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद का विकास किया जाता है। समझ में आ गया। एंजाइमों का उपयोग किया है या फिर किसी भी तकनीक का उपयोग करके मनुष्य के फायदे के लिए लगाए। अथवा लगाओ, अथवा लगा के दूसरी परिभाषा लिखो। जीव विज्ञान में तकनीकी का उपयोग करते हुए, जीव विज्ञान में तकनीकी का उपयोग करते हुए, जीव विज्ञान में तकनीकी का उपयोग करते हुए मनुष्य की भलाई के लिए, जीव विज्ञान में तकनीकी का उपयोग करते हुए, बेटा आवाज नहीं, जीव विज्ञान में तकनीकी का उपयोग करते हुए मनुष्य की भलाई के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए उत्पाद बनाना। जीव विज्ञान में तकनीकी का उपयोग करते हुए मनुष्य की भलाई के लिए उत्पाद बनाना। जीव विज्ञान में तकनीकी का उपयोग करते हुए मनुष्य की भलाई के लिए क्या बनाना बेटा, उत्पाद बनाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। जीव विज्ञान में तकनीक लगाई है और किसकी भलाई की है, मनुष्य की। अब इधर समझेंगे बेटा। अब बेटा मुंह मत पाड़ ले, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही बेटा, रात में नहीं सोई। सुनो, आती है नींद, नहीं आती है बेटा। देखो है ना, एक तो समय ऐसा है और एक उम्र ऐसी है। नींद वाली तो उम्र है। वेरी गुड बेटा। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, बायोटेक, हाँ 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 हाँ, सही कह रही है बेटा, बहुत सही बात करिए, इधर ध्यान दे ले। क्या पढ़ रहे हैं अपन बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। आप 12th क्लास में, इवन बायोलॉजी की 12th क्लास में भी जाके देखोगे तो बायोलॉजी की 12th की एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है इसके, 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर। अब 2 चैप्टर 12th क्लास में दे दी गई तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी सब्जेक्ट होगी है अपने आप में, है ना। और इसको अपन डिग्री में पढ़ने जाएं तो बहुत बड़ी निकलेगी। समझ में आएगी, सीधा बैठ। नींद आ रही है जिनको, वो बेटा खड़े होकर पढ़ सकते हैं। कमर सीधी करो सारे, रेड, सबकी कमर सीधी। नींद फैला रहे हो, इसकी आंखें लाल हो रही है। छोरियों को ज्यादा नींद आ रही है, लौंडे तो दिन में भी ऐसे, रात में भी ऐसे, सुबह भी ऐसे, शाम को भी ऐसे।
लड़कों के कोई बदलाव आता ही नहीं, नाके एक भी नहीं आया लौंडा। मैं क्या, नाके आदमी क्या थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश फील करता है, तो फिर नींद आती है। लड़कियां सारी नाके आई हैं तो इनको नींद आ रही है, तो नाके आए। और लौंडे दो चार ही नाके आए होंगे, बाकी ये हाँ तो सीधे मुंह धोगे ऐसे, हाँ ठीक है भाई पढ़ना है, सीधे आ गया सेट। लड़के अलग ही सॉफ्टवेयर डाला है ऊपर वाले लड़कों में, लड़कियों में अलग है। लड़कियों का सॉफ्टवेयर होता है कि एकदम संवर के रहना, ओए बीकानेरी, संवर के रहना, तरीके से रहना, चीजों को बेटर तरीके से अरेंज करके रखना, टाइम से सारे काम करना, टाइम टेबल बनाना। लौंडे जीवन में बाल तक व्यवस्थित नहीं है, समझ रहे हो? जीवन तो क्या व्यवस्थित होगा, ना कोई टाइम टेबल है, ना सामान व्यवस्थित है, सामान है ही नहीं, पूरा चल रहा है, अंधी दे रहे, अंधी में चल रहा है, कढ़ाई में चाय बन जाती है। ये वाला सीन होता है। मुझे बड़ी दिक्कत आई शादी के बाद में। शादी से पहले मैं भी ऐसे ही रहता था जैसे लौंडे रहा करते, कहीं कुछ पड़ा है, कुछ ध्यान नहीं रखा। शादी के बाद में देखा कि यार चीजें व्यवस्थित रखनी पड़ेंगी, कपड़े भी अपन ऐसे ही नहीं फेंक सकते। मेरे कुर्सी हुआ करती थी मेरे रूम में, कुर्सी के ऊपर कपड़े, अगर मैं कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा हूं तो वो कपड़े बेड पे ट्रांसफर हो गए, मैं बेड पे सो रहा हूं तो वो कपड़े कुर्सी पे ट्रांसफर हो गए। वो आज तक उनकी तह मुझे तह लगानी आज भी नहीं आती, कपड़ों की तह नहीं लगा सकता मैं भाई साहब। आज भी कोई बोले ना तह लगा दे, बढ़िया सी मैं टेढ़ी मेढ़ी तह लगा के रख देता हूँ। तो ये लड़कों का जीवन होता है, बहुत बढ़िया जीवन है बेटा। हाँ, कुछ दिन और जी लो ऐसी जिंदगी। क्या कह रहा था मैं इसी बात पे? तो देखो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ी सब्जेक्ट हो गई कि नहीं हो गई? इसकी जो मेन ब्रांच है क्या है, मेन ब्रांच जो है इसकी वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है? ऐसे तो अपन बात करें दूध से दही का जो निर्माण है ना, दूध से दही का निर्माण, वो भी किसका भाग है? बायोटेक्नोलॉजी का ही भाग है। क्योंकि दूध में जब आप लैक्टोबेसिलस नाम का जीवाणु डालोगे तो वो लैक्टोबेसिलस क्या करेगा, दूध को दही में परिवर्तित कर देगा। तो ये भी तो हमने सूक्ष्म, अरे इधर ध्यान दे ले, वो आ जाएगा, बहुत जोर से देख रहे हो छोरे को। इसमें अपन ने किसका उपयोग किया? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया कि नहीं किया? सूक्ष्म जीवियों का उपयोग करके दूध को किसमें बदल दिया? दही में। बीकानेरी क्या बोला है मैंने, बताना क्या बोल रहा हूं मैं, बता तू यार। एक एक आदमी को इतनी जोर से घूम रहा है, जो भी आ रहा है उसको क्या क्या लेना चाहता है इनसे भाई? इनके पास कुछ भी नहीं है तेरे लायक। दोस्त है क्या तेरा वो? बेटा वो दोस्त काम नहीं आएगा, ये बातें काम आएंगी। नहीं आ जाएगा ठीक है, मैं समझ रहा हूं, पर जीवन भर काम नहीं आ सकता ना, एक लिमिट तक काम आ सकता। मैं जीवन भर काम आ जाऊंगा, मुझे देख, नहा के आया हूँ, बाल पहुंच के आया हूँ मैं भाई साहब, मैं नहा के आया हूं भगवान कसम तुम्हारे लिए। नहीं मैं सो जाता क्लास में आके, फिर क्या कर लेते तुम? नहीं, मेरे जीवन में कोई बहुत कम मौके हैं जब मैं 5 बजे उठ के नहाया हूं, तुम्हारे लिए नहाया, उनमें से आज एक ही मौका है। तो बेटा ध्यान दो, बहुत मेहनत की मैंने उठने में, मैं मजाक कर रहा था, मेरे 5 बजे उठना मेरे लिए मौत के बराबर है। हाँ, ये 5 बजे उठना आसान काम नहीं मेरे लिए। पहले मैं 8 बजे उठता था, फिर मैंने 7 बजे की आदत बनाई, अब मेरी 6 बजे की तो है ही। आज तुम्हारे लिए 5 बजे उठ के आया हूँ। बोलो राधे राधे। तो नीचो, इसका उपयोग तो करो, इसको घूरे जा रहा है, पड़े दर लीचड़। तुझे तो बेटा मैं सोठों से पीट पीट के पढ़ाऊंगा तुम दोनों बीकानेरियों को। लातों के भूतो, तुम बातों से नहीं मानोगे। क्या बोला मैं? तो दूध से दही बनाई अपन ने बेटा, तो जीवाणु काम आया कि नहीं आया? तो ये पुरातन प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी है, ये भी एक तकनीक है। माइक्रोबायोलॉजी शब्द आया था कि नहीं आया था इसमें? सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान भी किसका भाग हो गया? बायोटेक्नोलॉजी। जब अगर आप सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कुछ ह्यूमन बेनिफिट के लिए काम कर दो, खमीर बनाते हो आप, नहीं बनाते? खमीर से अरे इडली बनती है ना, डोसा बनता है कि नहीं बनता? ये खमीर, ये भी किड़वन के द्वारा बनता है। दारू, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज। तो बेटा ये वोदका और ये दारू बियर ये सब जो बन रही है, ये भी किसका? सूक्ष्म जीवों का ही कमाल है। जौ से ऐसे नहीं बोलते जौ का पानी है, बियर तो कुछ नहीं है भाई। भाई बियर में नशा थोड़ी होता है, ये तो किसका पानी है? जौ का पानी है। कहते हैं पियक्कड़, कहते कि नहीं कहते? बेवड़े, बेवड़े कहते हैं क्या कि ये तो किसका पानी है?
तो बेटा ये सब किडबन के द्वारा बनाए गए, जीवाणु के द्वारा बनाए गए। तो ये भी किसका भाग हो गया? बायोटेक्नोलॉजी का भाग हो गया। तो लेकिन अभी आज की डेट में जो सबसे फेमस जो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, वो कौन सी है बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। क्या बोलेंगे बेटा? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। क्लियर है? अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी जो मेन टेक्नोलॉजी है, देखो ये तो ब्रांच हो गई, ये पूरी सब्जेक्ट ही हो गई एक तरह से, छोटा भाग हो गया बायोटेक्नोलॉजी की, एक छोटा पार्ट, एक ब्रांच क्या हो गई? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो मेन टेक्नोलॉजी है क्या है? अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी करनी है, इसका मतलब क्या है? जीन के साथ इंजीनियरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा कोई? जीन डीएनए के साथ में क्या कर रहा है कोई? इंजीनियरिंग। अरे इसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी की जा रही है कि नहीं की जा रही? किसके साथ में? जीन के साथ में। लेकिन किसके फायदे के लिए? किसके फायदे के लिए? मनुष्य के फायदे के लिए। वो जीन के साथ में कुछ छेड़खानी करके लक्षण बदल रहा है, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जीन को बदल के, जो किसके लिए उपयोगी है? मनुष्य के लिए उपयोगी है। तो वो किस में आ जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो अगर आपसे वो पूछ ले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए जो मुख्य टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, तो आप उसे बता देना, वो है बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सी है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हिंदी में पुनर्योगज डीएनए तकनीक। कौन सी तकनीक है बेटा? पुनर्योगज डीएनए तकनीक। और आपको मैं यही डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज की डेट में ज्यादा क्वेश्चन अगर बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा के अलावा पूछेगा तो वो इस तकनीक में से ही पूछेगा, है ना। इसको भी बहुत डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, बेसिक बेसिक अपन ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। अभी समझ में आ गया मैं आपको कहां पे लेके आ गया हूं? कौन सी टेक्निक पे लेके आ गया हूं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आ गया हूं मैं आपको। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करोगे आप? क्या करोगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की जो मेन तकनीक है वो कौन सी है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसे के ऐसे लिखो इसको। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? है बेटा, लेट आएगा तो कहां से आएगा? दोबारा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, इसकी मेन ब्रांच जो आज की डेट में फेमस है वो कौन सी है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक मतलब जीन, है ना। जीन के साथ में क्या कर रहे हो आप? इंजीनियरिंग कर रहे हो, है ना। और जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए जो मेन तकनीक है जिसका उपयोग करके आप जीन के साथ छेड़खानी या इंजीनियरिंग करोगे वो कौन सी है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। इतना ही बताया मैंने, कुछ नहीं बताया इसके अलावा। और क्या चल रहा है तुम्हारा अभी? बीपी सर क्या पढ़ा रहे? एनाटॉमी हो गई। और क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया, और सर्जरी हो जाएगी। तो 4 सब्जेक्ट हो गई तुम्हारी। उधर 3 हो गई ना, एनाटॉमी, सर्जरी और एक्सटेंशन। चौथी जेनेटिक्स हो गई। क्या कह रहा है? कुछ की आधी पद्दी बाकी होंगी, वो तो हो जाएंगी। किसमें? हैं? किसमें ऊपर गया? तुम्हारा थोड़ा बहुत बच रहा है ऐसे। अच्छा, तुम्हारी जेनेटिक्स बच रही है ना, वो अलग से करा दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो। संलग्नता से तो चीजें समझ में आई है ना, उसमें तो क्या अलग मैंने बताया, वो तो बिल्कुल इजी पार्ट है जेनेटिक्स का। ब्रीडिंग नहीं समझ में आई तो तुम्हारे क्या समझ में आएगा जीवन में? ब्रीडिंग नहीं आई, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, बस। तो उससे पहले तो तुम्हें पढ़ाया ही संलग्नता है बस। वो अपन अलग से पढ़ लेंगे तुम्हारे।
चले बेटा, इसमें इतना क्या लिख रहे हो? अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? क्या पढ़ना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हिंदी में पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पढ़ लें क्या? पेन नीचे रखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे बेटा। कौन सी तकनीक है ये? पुनर्योगज डीएनए तकनीक। कौन सी तकनीक? पुनर्योगज डीएनए तकनीक। देखो, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का मतलब है जिसमें आप पहले पुनर्योगज डीएनए बना रहे हो। ध्यान से समझना भाई, आसान चीज नहीं है ना, इतनी भी आसान नहीं है तो तुम हवा में ले जाओ इसको, है ना। तो ध्यान से एक बार समझो, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अंदर सबसे पहले आप क्या बनाओगे? पुनर्योगज डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे। अरे इतनी सी बात तो बोल रहा हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या बनाओगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे। अब पूछो साहब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? पूछो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? क्या है नहीं, पूरा पूछो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? मैं बताऊंगा बेटा क्या है। आपने क्या किया है, ये कोई डीएनए है, क्या है कोई? जैसे ये हमारा झुमरू उठा लिया अपन ने, इसका कोई डीएनए ले लिया, इसका डीएनए नॉर्मल तरीके से इसका काम कर रहा है, ठीक है ना। अब मुझे बाहर कोई दूसरे जीवाणु के अंदर ऐसा डीएनए दिखा जो बहुत शानदार काम कर रहा है, मान लो वो अमृत बना रहा है। जीवाणु के अंदर मुझे एक डीएनए मिला, वो क्या बना रहा है? अमृत। और मैं चाहता हूं कि मेरे झुमरू के अंदर क्या बने? अमृत बने। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तुम दिल पे मत लेना। क्या बने इसके अंदर? अमृत। कौन बना रहा है जीवाणु के अंदर अमृत? अरे कौन बना रहा है? हमारे सारे काम, जीवाणु के सारे काम, झुमरू के सारे काम कौन करवाता है? डीएनए तो करवाता है। ये तो अपन पढ़ चुके। तो बेटा मैं क्या करूंगा, जीवाणु के अमृत बनाने वाले डीएनए को जीवाणु से क्या कर लूंगा? निकाल लूंगा। इधर मैंने इसका डीएनए निकाल लिया, और इसके डीएनए के साथ में किसका डीएनए? झुमरू का डीएनए। इसके डीएनए के साथ में मैंने जीवाणु का अमृत बनाने वाला डीएनए का भाग जोड़ दिया। इसको यहां से काटा खच खच, इसके डीएनए को निकाल के मैंने काटा बीच में से, कैसे? खच खच। कैसे काटा? खच खच। आवाज आएगी बेटा, कैसे काटा? खच खच। इधर मैंने उसी जगह से, जिस जगह से इसके डीएनए को काटा है, उसी कुल्हाड़ी से जीवाणु का अमृत बनाने वाले डीएनए को भी काटा। कैसे? खच खच। एक ही कुल्हाड़ी से हमने इसलिए काटा क्योंकि सेम जगह से काटना है। सेम जगह से कटेंगे दोनों तभी तो जुड़ पाएंगे। ये मैं आपको आगे समझा दूंगा क्या है क्या नहीं है। तो जीवाणु के अमृत बनाने वाले डीएनए और झुमरू के डीएनए को मैंने एक ही कुल्हाड़ी से सेम जगह से काटा, और काट के इसके डीएनए के साथ में जीवाणु का अमृत बनाने वाला डीएनए जोड़ दिया। अब इस झुमरू का डीएनए डीएनए नहीं कहलाएगा, पुनर्योजित डीएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुनर्योजित डीएनए। रिकंबाइन किया है कि नहीं किया मैंने? इसके डीएनए का पुनर्योजन किया है कि नहीं किया? तो अब इसका डीएनए क्या कहलाएगा? पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका डीएनए और किसका डीएनए? जीवाणु का डीएनए मैंने तो दोनों जोड़ रखे कि नहीं जोड़ रखे? अब ये कह रहा है ना साहब, मेरे अंदर ऐसा प्रयोग आप नहीं कर सकते हो कि आप इसके जीवाणु के डीएनए को जोड़ के मेरे साथ, मेरे अंदर ही डाल के और तुम अमृत बनाओ। इसने मना कर दिया। ठीक है साहब, मना कर दिया, क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब इस डीएनए को, इसके और इसके डीएनए को जो मिला के पुनर्योगज डीएनए बनाया था, इसको हमने कोई तीसरी कोशिका के अंदर डाल दिया। ले यहां जा, और यहां क्या बना रहा है? अब ये अमृत बना रहा है। इस तीसरी कोशिका के अंदर क्या बना रहा है? ये अमृत बना रहा है। तो बताओ ह्यूमन बेनिफिट का काम हो गया कि नहीं हो गया? इसको, जिस तीसरी कोशिका में हमने पुनर्योगज डीएनए डाला है, इसको बोलते हैं होस्ट सेल। क्या बोलते हैं? होस्ट सेल। समझ में आया? इसके अंदर क्या बन रहा है? हमारे काम का उत्पाद। तो ये तकनीक क्या है बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो वो ही करेंगे हम। क्या करेंगे? ध्यान से समझना, डायग्राम में खेल समझ में आ जाना चाहिए। ये है बेटा वांछित, क्या है ये? वांछित डीएनए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन डिजायर्ड डीएनए। कौन सा डीएनए? डिजायर्ड। ये जीवाणु का अमृत बनाने वाला डीएनए है।
वांछित डीएनए कौन सा हो गया? जो हमें चाहिए। क्या हमें जुमरू का डीएनए चाहिए? क्या हमें जुमरू के डीएनए से कोई लेना देना है? हमें डीएनए तो किसका दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो क्या बना रहा है बेटा? तो जीवाणु का अमृत बनाने वाला डीएनए क्या कहलाएगा? वांछित डीएनए। वांछित, जो मुझे चाहिए, मेरे लिए वांछित है, डिजायर्ड है, रिक्वायर्ड है, जरूरत है। तो जीवाणु का अमृत बनाने वाला डीएनए क्या हो गया? वांछित डीएनए। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया था, जीवाणु में अमृत बना रहा है ना? कोई काम की चीज बना रहा है कुल मिला के। ये वो डीएनए है जो हो सकता है कोई बहुत बढ़िया प्रोटीन बना रहा है ना? हो सकता है कोई बहुत बढ़िया उत्पाद बना रहा है, ठीक है ना? कुल मिला के जो डीएनए मुझे चाहिए, क्योंकि सारा काम किससे हो रहा है ना? ये एक पादप है, डेंडे डेंडे डेंडे, क्या है ये? इस पादप में मान लो विटामिन ए नहीं बनती। क्या नहीं बनती? ए नहीं बनती। आलू है, आलू में का स्टार्च ही स्टार्च होता है, दबा के कार्बोहाइड्रेट होता है। लोग मना भी करते हैं आलू मत खाया करो, सुना है कि नहीं सुना? मैस वाले तो आलू ही देते हैं, टिफिन वाले आलू ही देते हैं, लेकिन मना किया जाता है क्या मत खाओ आलू। वास्तव में आलू खाने लायक चीज नहीं है। इससे तो भूखे सो जाओ या रोटी खा के सो जाओ, रोटी और आलू एक ही चीज है। आलू में कोई काम की चीज नहीं है, तो मत बनाया करो आलू वालू, है ना? जो तुम आलू आलू करते रहते हो, आलू खिला दो, आलू खिला दो, कुछ नहीं है बेटा आलू में, बर्बाद चीज है आलू, है? पर सब्जियों का राजा है आलू। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद आता है ना? है आलू, आलू के पराठे, आलू का रसा, आलू ही आलू चल रहा है कि नहीं चल रहा हमारी डाइट में? अरे बोलो। अब बढ़िया तो आदमी को आलू लग रहा है, लेकिन आलू के लिए मना भी किया जा रहा है, कोई काम की चीज ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब आलू के अंदर बढ़िया बढ़िया चीजों वाले जीन डालेंगे। अब हमने देखा कि गाजर के अंदर विटामिन ए वाला जीन है, आलू के अंदर विटामिन ए है ही नहीं। तो हमने क्या किया? गाजर से विटामिन ए वाला डीएनए निकाला, ठीक है ना? एक वाहक डीएनए हमने लिया। क्या लिया? ये वाहक डीएनए है, ये आलू का विटामिन ए वाला डीएनए। वाहक डीएनए वही है जुमरू वाला, मान लो एक तरीके से। ये वाहक डीएनए भी जीवाणु से मिलता है हमें, और इसका नाम होता है प्लाज्मिड। क्या नाम होता है? तो हमने जीवाणु से वाहक डीएनए निकाला, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के साथ में मैंने विटामिन ए वाला जीन, प्लाज्मिड भी एक डीएनए होता है, इस डीएनए के साथ मैंने विटामिन ए वाला डीएनए या फिर जीन क्या कर दिया? जोड़ दिया। आजा, स्वागत कराएं, माला पहनाए तुझे, लेट आया है लीचड़। क्या समझ में आया तुझे? देखा ही नहीं यार मैंने कभी। इधर देख, इधर देख, इसी बैच में क्या बेटा? वसुधन सहायक पहले भी आता था क्या? पहले मेरे से पढ़ा है? हैं? कितनी बार? मेरी क्लास में कितनी बार आया है? हर बार आया है? हर बार आया है? तुम सबको शकल देखी है मैंने, इसकी क्यों नहीं देखी? हैं? आगे बैठता है ये, अंधेरे में रहता है, शक्तिमान है, किलविस है, किलविस। शक्तिमान सीरियल देखा क्या तुमने? उसमें किलविस आता था, जो विलेन था वो किलविस था। तो वो कहता था अंधेरा कायम रहे। हाँ वेरी गुड, आ जाओ इधर आ जाओ बेटा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लिया ना। तो क्या समझ में आया बेटा? दिल फ्लो तोड़ दिया तुम पूरा का पूरा। ये है प्लाज्मिड, वाहक डीएनए, जीवाणु से लिया, और ये है वांछित डीएनए। कौन सा डीएनए? और दोनों को हमने आपस में, वांछित डीएनए खुद की कॉपी नहीं बना सकता, इसलिए हमने इसको वाहक डीएनए के साथ में जोड़ा। अब दो डीएनए मिले कि नहीं मिले? इसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अरे बोलो। और इसको हमने किस में डाल दिया? आलू में। आलू के अंदर ये डीएनए क्या बनाएगा? अपनी कॉपी बनाएगा, क्योंकि प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? और प्लाज्मिड अपनी कॉपी बना सकता है। अब आलू के अंदर जब ये कॉपी बनाएगा तो डीएनए तो है ही है, तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अरे बोलो। और वो प्रोटीन आगे जाके किसमें किसमें कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगी, विटामिन बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? तो विटामिन ए बनाने वाला क्या डाल दिया हमने इसके अंदर? जीन डाल दिया। तो कुल मिला के ये आलू और विटामिन ए देगा कि नहीं देगा? आलू खाई और विटामिन ए ली। बोलो मजे ही मजे हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। तो ये चीजें हम किसमें करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो डिजायर डीएनए वो है जो मुझे चाहिए, डिजायर डीएनए वो है जो मुझे चाहिए। इधर ले लिया मैंने वाहक डीएनए,
कौन ले लिया बेटा? वाहक डीएनए, जैसे फॉर एग्जांपल कौन है? प्लाज्मिड। वाहक डीएनए का काम एक ही है कि ये वांछित डीएनए को अपने साथ जोड़कर लेकर जाएगा। इसमें दो तीन क्वालिटी होती हैं। ये खुद की कॉपी बना सकता है, समझ रहे हो, और कोई काम इसका नहीं है, छेड़खानी करेगा नहीं दूसरे जीव के सामने। ऐसा नहीं कि अपनी बोलेगा मेरा भी, मैं भी जीन हूं, मैं भी डीएनए हूं, मैं भी काम करूंगा, मैं भी प्रोटीन बनाऊंगा ना। इसका काम सिर्फ क्या है, ये डीएनए है, अपने साथ में वांछित डीएनए को जोड़ेगा और किसी तीसरी कोशिका के अंदर जाएगा और क्या करेगा, खुद की कॉपी। जब खुद की कॉपी होगी तो हमारे वांछित डीएनए की भी कॉपी होगी कि नहीं होगी? सुनो क्या किया हमने, ये वांछित डीएनए जो हमें चाहिए, जो हमारे काम की चीज बना रहा है, वो कौन सा डीएनए, ये है कि नहीं? और ये कौन सा डीएनए है ना? जैसे देख, ये हो गया वांछित डीएनए, ढेंढे ढेंढे ढेंढे। क्या है बेटा ये? अरे ढेंढे ढेंढे तो ये तो डायग्राम है। ढेंढे ढेंढे क्या है? ओनली डायग्राम बेटा, है क्या ये? और ये है प्लाज्मिड। क्या है ये? प्लाज्मिड गोल होता है, सर्कुलर, वृत्ताकार, है ना? और दो श्रृंखलाएं होंगी कि नहीं होंगी? तो ये वृत्ताकार डीएनए क्या हो गया बेटा? प्लाज्मिड। क्या हो गया? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसकी भांति कार्य करता है? वाहक की भांति। किसकी भांति कार्य करता है? आप क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आप पुनर्योगज डीएनए बनाओगे कि नहीं बनाओगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अरे बोलो ना, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अब मैं क्या करूं, मुझे ये वाला डीएनए इस वाले प्लाज्मिड के साथ में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? तो इसको मैं काट दूं, खच खच, इसको मैं काट दूं यहां से, खच खच, इसको भी काट दूं मैं यहां से, खच खच। तो ये खच खच जो कटा हुआ भाग है वो इसके खच खच कटे हुए भाग में फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? बोलो। लेकिन मुझे खच खच एक ही कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं अलग अलग कुल्हाड़ी और ब्लेड ले आया तो वो अलग अलग जगह से काट देगा। और यहां पर बेटा कैंची की बात हो रही कि नहीं हो रही? इसको जिस कैंची से मैं काट रहा हूं उसी कैंची से इसको काटना पड़ेगा कि नहीं काटना पड़ेगा? और डीएनए को काटने वाली कैंची का नाम क्या होता है? आणविक कैंची का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो कुल मिला के मैं जो कह रहा था ना कि एक ही कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा, एक ही कैंची से काटना पड़ेगा, उसका मतलब है एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटना पड़ेगा। क्योंकि एंडोन्यूक्लियस, ध्यान से सुन लेना, ये आसान चीजें नहीं है समझने के लिए, है ना? बने डायग्राम तो आप बना ही लोगे लास्ट में, लेकिन समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है? अरे बोलो। क्योंकि ये बेटा नॉर्मल ऐसा नहीं है एक्सटेंशन मैनेजमेंट और इन सब्जेक्ट की तरह की, मेडिसिन की तरह जो लिखा दिया वही याद करना है, समझ रहे हो? बहुत आसान सब्जेक्ट है बेटा ये, जेनेटिक्स के सामने कुछ नहीं है, ये मान लो तुम, क्योंकि ये सब्जेक्ट हटके है ना? आपकी लगती नहीं है कि ये वेटनरी की सब्जेक्ट है, और क्वेश्चन यहां से आते हैं और खूब आते हैं, ठीक है बेटा? तो ये बाद में भी समझ में नहीं आएगी, अभी नहीं समझा। और मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बाद में चीजें आपको सर्जरी में आपकी जुड़ी हुई चीजें, है ना, जो आपको काम डिप्लोमा में आपने देखा या आप आगे जाके करोगे, उसमें इंटरेस्ट आता है। मेडिसिन पढ़ने में यार बीमारियों का तो इलाज करना है हमें आगे जाके, तो इंटरेस्ट आता है इन बीमारियों को पढ़ने में। और ये जेनेटिक ऐसी सब्जेक्ट है, क्या करना है डीएनए आरएनए का, ऐसा लगता है ज्यादा कोई बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें तो है नहीं। ब्रीडिंग तो फिर भी काम में आएगी, तो उसमें इंटरेस्ट आया। जेनेटिक्स में डीएनए आरएनए, यार इनका क्या करें, इनका काम क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तुम कौन सी बायोटेक्नोलॉजी लगाने वाले हो? फील्ड में जाके ऐसा थोड़ी भैंस के डीएनए में छेड़खानी करोगे जाके तुम। अरे बोलो। पर क्वेश्चन फिर भी आते हैं, तो भाई क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? तो ये लेकिन टफ है थोड़ी सी चीजें, है ना? उनसे तो ऐसे नहीं कि सीधी सीधी समझ में आ जाएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी सुबह सुबह बुलाया, क्योंकि सुबह सुबह दिमाग। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये वांछित डीएनए है कि नहीं? दोनों डीएनए को मैं सेम जगह से काटूंगा तो मुझे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? देखो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम 200 से भी ज्यादा खोजे जा चुके हैं आज तक, तो हमें एक ही लेना है दोनों जगह पे। जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पे, मैं एंजाइम का नाम तो तुम्हें क्या बताऊं, जैसे इको R1 होता है, अपन यहाँ पे सीधा यही लिख देते हैं, इतना याद रखना तुम तो। कौन सा एंजाइम? प्रतिबंधन
एंडो न्यूक्लियस। कौन सा है? प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस। जिसको ये काट रहा है उसी को ये काट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लिख देता हूं मैं, ई को R1, ये इसका एग्जाम्पल है किसका? प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस का। ये भले याद मत रखना, आप तो इतना याद रखो कि जिससे इसको काटा उससे ही इसको काटा। तो ये देखो इसका टुकड़ा मिल गया। क्या मिल गया बेटा? इसको काटा तो हमें ये टुकड़ा मिल गया, डेंडे डेंडे। कौन सा टुकड़ा मिल गया? ये डेंडे डेंडे ढे, डेंडे डेंडे ढे। ये देखो ये क्या मिला है? ढे 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 ढे। अरे बोलो। ये जो सिरे मिले हैं ना हमें, कौन से? ये वाला और ये वाला, इनको बोलते हैं चिपचिपे सिरे। ऐसे है कि नहीं है? अरे बोलो, कौन से सिरे हैं ये? कौन से सिरे हैं बेटा? ये यहाँ पे तो दोनों श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर अकेला अकेला है कि नहीं? तो कौन सा सिरा है? चिपचिपा सिरा। अरे कौन से सिरा? चिपचिपा सिरा। ऐसे ही इसके अंदर हमें क्या मिल जाएंगे बेटा? चिपचिपे सिरे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? ये देख, डेंडे डेंडे ढे। बोलो, इस जगह पे ये कौन से सिरे हैं? कौन से सिरे हैं? इसके चिपचिपे सिरे और इसके चिपचिपे सिरे सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा है कि नहीं काटा? अरे बोलो ना। ये और ये क्या है? ये क्या बोलते हैं इनको? चिपचिपे सिरे। अरे कौन से सिरे? चिपचिपे सिरे। हा 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 हा। ओ हो। अब देखो इनको जोड़ दूं क्या मैं? बोलो जोड़ दूं क्या? ये देख, ये है और ये है कि नहीं? इसको ऐसे कैसे जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? बोल। और ये क्या जुड़ गया हमारा? ये हमारा डीएनए जुड़ चुका है। और आप देख रहे हो कि ये डीएनए अब एक डीएनए नहीं है, दो डीएनए। कितने डीएनए? इस डीएनए को, काम का डीएनए कहाँ है हमारा? ये है कि नहीं? वांछित डीएनए ये जुड़ गया, हमारी काम की चीज ये बनाएगा ना कि ये तो खाली अपने साथ ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है इसको? अरे बोलो। इसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर तो एक ही गुण होता है, ये खुद की कॉपी बना सकता है। जब एक खुद की कॉपी बनाएगा तो हमारे डीएनए की भी कॉपी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो हमारे काम की चीज भी बन, सीधे सीधे बैठ जा, कोई कमर नहीं लगाएगा। छोरियो, बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारा डीएनए बना है उस दो डीएनए से मिलकर बना है कि नहीं बना बेटा? तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? पुनर्योगज डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दूंगा कि नहीं बोल दूंगा? मर गए क्या बिल्कुल? खत्म हो गए क्या? कोई मतलब नहीं है जीवन का? फिर अरे यार, भरी जवानी में तुम जब ऐसे काम करोगे यार, तुम्हारी ना कोई एनर्जी है, ना कोई जीवन का उपलक्ष्य है, ना उद्देश्य है, तो क्या मतलब का जीवन है? नहीं बताया था मैंने हमारे बाप दादाओं ने क्या किया है? सूरवीरों की तरह लड़े, गर्दन कटाई है इस देश के लिए। हैं? और तुम एक दिन 6 बजे के आ गए, 32 बजे हुए तुम्हारे शकल पे। इसकी आंखें लाल हो रही हैं, देख क्या किया था रात को। ये फालतू के काम करते हो तुम। मतलब तुम जीवन में कुछ, तुम सोचो कभी प्रोडक्टिव क्या कर रहे हो, कितनी देर प्रोडक्टिव कर रहे हो? यहाँ करने के आए हो तुम? पढ़ाई करने। वही तुमसे हो नहीं रही है। घर जाके क्या करोगे? नहीं, घर जाके कुछ नहीं है बेटा। घर जाके बर्बादी के अलावा, वास्तव में आज की डेट में जो गांव में रह गया वो गांव में रह जाता है। फिर मैं ऐसे नहीं कह रहा गांव बुरे हैं, है ना? वो वो भी तो है, एक लाइन है बहुत बढ़िया सी कि ए सड़क तुम अब आई हो गांव, जो पूरा शहर, पूरा गांव शहर चला गया। तो बहुत बढ़िया लाइन है, जाएगा ही। कब तक इंतजार करेंगे?
क्या है गांव में? नहीं है रोजगार, खेती के अलावा क्या कर सकता है आदमी? दूसरा ऑप्शन है क्या? तो थक के कहां जाना पड़ेगा? शहर तो जाना ही पड़ेगा। अरे बोलो। बुराई नहीं है देखो जाने में, घर से बाहर निकलने में, गांव से बाहर निकलने में बुराई नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपने गांव को भूलो, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहो, जड़ तो वही है ना। मैं भी जैसे ऐसे थोड़ी है, घर भले ही 1 महीने में 2 महीने में गांव में जाता हूं, लेकिन जाता तो हुई, गांव को भूल थोड़ी गए। और ना गांव वाले अपने को भूलते हैं। अरे भूलते हैं क्या? कोई नहीं भूलता बेटा, तुम्हें ज्यादा और याद रखेंगे जो थोड़ा भी सफल हो जाएगा ना जीवन में, गांव वाले उसको ज्यादा याद रखते हैं, भले ही वो जल के याद रखें। आज गांव में वो वाले माहौल नहीं है जो दूसरे को, बच्चे को देख के खुश होते थे पहले। पहले बड़े बूढ़े क्या होते थे, अपने ज्यादा तीसरी पीढ़ी में जाके देख लो ना, खुश होते थे कोई बच्चा या आगे बहुत बड़ा सफल हो जाए। जैसे हमारे गांव में कारे पहलवान जी का नाम चलता है हमारे गांव से, वो हिंद केसरी थे, है ना। हाँ उस टाइम पे तो पूरा गांव खुश होता था। आज भी हम उनका नाम लेते हैं, लेकिन आज ऐसा कोई सफल हो जाए ना तो पड़ोसी चलता है। तो वो जमाने अलग थे जब खुश हुआ करते थे कोई सफल होता, तो आज पड़ोसी पड़ोसी जल रहे हैं। तो गांव भी रहने लायक बच्चे नहीं है अभी हमारे, वो पुराना जमाना अलग था। पर ठीक है, हमें तो अपनी जड़ों से जुड़ के रहना ही है ना। गांव को भूल नहीं सकते, मिट्टी को भूल नहीं सकते, लेकिन जो गांव में रह गया वो सफल नहीं हुआ बेटा, है ना। सफलता उसी के हाथ लगी जो गांव से बाहर निकला, उसने देखा, थोड़े से पर फैलाए, है ना। मारवाड़ जो कम्युनिटी है, मारवाड़ियों की जो कम्युनिटी है, मारवाड़ी आज इस देश के सबसे सफल बिजनेसमैन के अंदर आते हैं। देश की बात कर रहा हूं मैं। देश के जो सफल 100 बिजनेसमैन है उनमें से 50 क्या निकलेंगे? अकेले मारवाड़ी निकलेंगे। आज जाके देख लेना सबसे पैसे वालों में, है ना। अरे बोलो। और गुजरात में वो कौन सा कच्छ वाला एरिया, वहां भी रेगिस्तान है कि नहीं? बाकी 90% 80% रेगिस्तान तो अपने यही है राजस्थान के अंदर। तो रेगिस्तान होने की वजह से क्या नहीं था हमारे पास? पानी था क्या? पानी नहीं था तो खेती भी नहीं थी, और खेती के अलावा वैसे कोई रोजगार राजस्थान में था नहीं, गरीबी थी भयंकर। अब आदमी के पास कोई खाने पीने के लिए भी ऑप्शन नहीं है, पानी भी पहले बचा बचा के, आज भी रेगिस्तान, प्योर रेगिस्तान में जाओगे तो वहां पानी से बर्तन साफ नहीं करते हैं, वो राख से साफ कर लेते हैं, क्योंकि पानी की इतनी ज्यादा कमी होती है। तो सोचो, ये तो आज के टाइम में जब कई नहरें वहां तक पहुंचाई गई हैं और कई चीजें वहां पर सरकार कोशिश कर रही है लगातार। ऐसा नहीं है हर चीज सरकार की खोपड़ी पे अपन जाके फोड़ दें, नहीं है भाई, सरकार के पास भी जितना है उतना कर देते हैं। ठीक है खाते होंगे लेकिन कोशिश तो करते ही हैं। अरे बोलो। तो नहीं थे संसाधन तो फिर कहां गए वो अपनी जमीन को, अपने घर को, अपने गांव को छोड़ छोड़ के बाहर निकले। उन्होंने देखा कि मुंबई कैसी है, उन्होंने देखा सूरत कैसा है, उन्होंने देखा अहमदाबाद कैसा है, उन्होंने देखा कि इधर उधर जाके दिल्ली और ये सारी जगह जाके कि भाई ये भी जगह हैं। जब अपने दूसरे जो जयपुर और आसपास के, या फिर मैं भरतपुर, दौसा, करौली, इस एरिया की बात करूं जहां अच्छी जमीन है ठीक है, या हड़ौती की तरफ की बात करूं जहां पे अच्छी खेती होती थी, अच्छी फसलें उगती थी, उन लोगों को लगा कि हमें बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं, हमारे पास अच्छी खासी जमीन है, बढ़िया खेती हो रही थी, बढ़िया पानी था, सब कुछ मिल रहा था, तो वो अपने घर को छोड़ के नहीं निकले, आज भी वही है। मारवाड़ी आदमी निकला, बाहर की चीजें देखी, उसे पहले भले ही पेट्रोल पंप पे काम किया, पेट्रोल पंप पे देखते देखते काम करते करते सीखा कि मैं भी खुद का पेट्रोल पंप खोल सकता हूं, या किसी फैक्ट्री में काम किया, उसने काम देखा कि यार ऐसे काम होता है तो मैं भी खुद की फैक्ट्री डाल सकता हूं। बाहर जाओगे तभी तो पता चलेगा ना, और फैक्ट्रियां डाली और बिजनेसमैन बने। काम देखा, काम सीखा, और मतलब तुम मानोगे नहीं, मैं सिरोही में नौकरी करके आया, वहां पूरा गांव खाली है। वहां तुम गांव के हर घर पर लगभग लॉक लग चुका है, सब बाहर रहते हैं, लेकिन शादी करने गांव में ही आते हैं। बच्चों की शादियां गांव में ही होती हैं, मतलब जड़ों से जुड़े हुए हैं लेकिन गांव में नहीं रहते। मतलब मैं खुद किराए पे लेता रहता था, वो 1,000 रुपए में पूरा घर दे रखा था मुझे उन्होंने, केवल सफाई वफाई हो जाए टाइम से और वो उसमें भूत नहीं बसे आगे, इसलिए उन्होंने वो ऐसे ही करते हैं। पूरा गांव खाली था, हैं, मैं भूत था हाँ। तो सोचो एक बार तुम ये चीज, मतलब मुझे बड़ा शुरू शुरू में मैं गया, बड़ा आश्चर्य हुआ यार, ऐसे भी गांव है, मतलब पूरा गांव बंद है, गांव में सब किराएदार रह रहे, मास्टर रह रहे थे, पूरे भरतपुर के मास्टर वहीं जाके बसे हुए थे। वो मास्टर वास्टर बनते ही नहीं है वहां, सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा कोई तलब है ही नहीं, समझ रहे हो। तो वहां सब बिजनेस माइंड लोग हैं, वो दिमाग लगाते ही 10वीं 12वीं की नहीं कि उनका दिमाग किसमें लगने लग जाता है। उधर सिरोही, जालौर, है ना, पाली, इसमें ज्यादा है ये,
इसमें ये चीज ज्यादा है, और बाकी सब बाहर शिफ्ट हो जाते हैं ये काम करने के लिए। तो ये फर्क पड़ता है इस चीज का, है ना। जब अपने पास प्लान बी होता है या फिर कोई ना कोई कि भाई ये नहीं तो ये कर लेंगे, तो ज्यादा समस्या आती है। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा प्लान बी मत रखो, लेकिन प्लान बी खेती का मत रखना कि किसानी कर लेंगे गांव जाके, है ना। अरे नहीं है भाई, अब वो जमाने बदल गए, जब इतनी जमीन भी नहीं बची क्या करेंगे। किसानी आज की डेट में मजदूरी का दूसरा नाम रह गया। किसी के पास 400-500 बीघा जमीन है तो बात अलग है, बाकी 10-20 बीघा मजदूरी के बराबर आज की डेट में। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं खुद किसान पुत्र हूं, और मेरे पापा ने कभी नहीं कहा था कि किसान बनना। तू एक ही चीज थी, किसान मत बनना भाई, कुछ बन जाना। मतलब किसान पीड़ित है कि नहीं आज की डेट में। तो यही दिक्कत है ना, कि बची नहीं चीजें, संसाधन इतने नहीं बचे, है ना। और इसीलिए आजकल जमीन कम बची है तो अब पशुपालन की तरफ आ रहे हैं लोग। अपनी भविष्य में आने वाला जो भविष्य है ना, वो पशुपालन का है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर से ज्यादा डिमांड किसकी रहेगी, एनिमल हस्बेंड्री की रहेगी, क्योंकि जमीनें कम पड़ जाएंगी लोगों के पास, तो पशु पालेंगे। एटीएम की तरह काम करता है, दूध बेचो पैसा लाओ। बोलो। तो आने वाला जो भविष्य है वो किसका है, पशुपालन का। एनिमल हस्बेंड्री बहुत आगे जाने वाला है, तुम देखते रहना। पिछले 10 साल में आया है, और अगले 10 साल में कहीं से कहीं देखोगे आप पशुपालन को, है ना। अच्छी अच्छी डेयरी प्लान, और सरकार भी लेके आ रही है, लोग भी जागृत हो रहे हैं। लोग डेयरी खोल खोल के, मतलब किसी ने 5 भैंस से शुरू किया और उसने मान लो 20-25 भैंस भी कर ली, तो लाख रुपए उसके कहीं नहीं गए। 20-25 भी भैंस किसी के पास है ना, और ढंग से उनकी देखभाल कर रहा है, तो 1 लाख रुपए, ज्यादा ही 1 लाख तो मैंने कम से कम बोले, ठीक है ना, कहीं नहीं गए उसके। तो पशुपालन का भविष्य है कि नहीं बेटा। और 1 लाख महीने के एग्रीकल्चर के लिए बहुत जमीन चाहिए। 1 लाख रुपए महीने कमाने ना, तो आपको कम से कम 100 बीघा जमीन चाहिए। तब ये, अब तो आने वाला भविष्य किसका, और 100 बीघा किसी के पास बची नहीं अब। अरे बोलो। मेरे दादाजी के पास थी 150 बीघा के आसपास, मेरे पास अभी 8 या 9 बीघा का हिस्से मारी है, तो 100 बीघा कहां बची। समझ में आ रही है चीज। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जोर से बोल। बेच दी क्या, अरे दादाजी के बेटे नहीं हुए क्या, बेटों में नहीं बटे क्या, बेटों के हम बेटे नहीं हुए क्या, बट गई। तो बटते बटते ही तो कम बची ना। तभी तो मैं कह रहा हूं आगे आने वाला भविष्य किसका है, पशुपालन का है। तो हाँ, इसी में भविष्य बनाना। पहले सरकारी नौकरी लगाओ, प्राइवेट कंपाउंडर को कोई नहीं बुलाता है, समझ रहे हो ना। फील्ड में बहुत कंपटीशन हो गया बेटा, खूब बुलाते तो हैं। 100 रुपए में यही करनी पड़ेगी। समझ रहा है। अरे बोल, 100 रुपए तो गवर्नमेंट बन के भी ले आएगा ना, वहां भी 100 ही दे रहा है, वो 150 दे देगा ज्यादा से ज्यादा। तो हालत खराब है बेटा, बहुत कंपटीशन हो गया, हर गांव में 4-4 एलएसी घूम रहे प्रैक्टिस करने वाले। तो सरकारी बनो, फिर प्रैक्टिस करो, अलग ही मजा है ना। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है कि नहीं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं किस में डाल दूंगा बेटा, होस्ट सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर इसको अपन ने डाल दिया कि नहीं डाल दिया। अब होस्ट सेल में क्या करेगा ये, अपनी कॉपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अरे बोलो। रेप्लीकेशन करेगा कि नहीं करेगा। और रेप्लीकेशन करके ये डीएनए प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और इस प्रोटीन को ही मैं क्या बोलूंगा, उत्पाद। हमारा उत्पाद बन रहा है कि नहीं बन रहा, और यही तो हमें बनाना था। अरे बोलो। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है कि नहीं। ये आपकी कौन सी तकनीक है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, लिखो इसको। बात मत करें।
लिख लिया? बात मत करे, जो भी बात करता मिलेगा उससे क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी, पुराने पड़े हुए में से। लिख लिया? चलें क्या बेटा? अरे बोलो ना। अब लिखो बेटा प्लाज्मिड। अभी बताया था नहीं बताया था? प्लाज्मिड क्या है? एक प्रकार का वाहक है कि नहीं? वाहक डीएनए है कि नहीं? इधर देखो, ये देखो, ये है जीवाणु। क्या है बेटा ये? क्या है ये? मर गए क्या? तो यार तुम इतने वो क्या हो जाते हो, डल डिप्रेस डोसाइल, ना बोलते हो ना कुछ, ना बिल्कुल एनर्जी नहीं है तुम्हारे में। है मजाक चल रहा है क्या? फिर बढ़ती आ रही है ना। उस दिन टेंशन में आके सब टिकट कटा रहे हैं, हम तो मर गए, हम तो बर्बाद हो गए, जा रहे हैं हम जयपुर छोड़ के, क्या होगा हमारा? है खत्म, टाटा बाय बाय, गया। हुआ था ना उस दिन, कैलेंडर आया था जब, टेंशन में आ गए थे क्या? मैं 2 घंटे तो मैंने देखा ही नहीं। बॉस गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद है आपका बॉस। जा रहे हैं यार बॉस, आपकी तरह स्मार्ट थोड़ी हूं मैं यार। आप जैसा नूर कहाँ। देख रहे हो बॉस की स्मार्टनेस, नहीं देख रहे क्या? जबरदस्त लगते ही नहीं लगते? अपना तो बुढ़ापा आ गया देखो। है 6 बजे बुला लिया आज इनको, सुबह सुबह रगड़ा ही चालू है। इनको पता है मास्टर आ जाएगा तो आ जाएगा, फिर आएगा भी नहीं। आप तो डेली वाले हो, सबको होता है। वाह क्या बात बोली गुरु जी ने। क्या है? ठीक, अभी गैप के बाद करेंगे, इनको रेस्ट दूंगा अभी 5 मिनट का, फिर 9 बजे तक है ना इसी में। नहीं 9 तक लेंगे यार, फिर जाना है यार। 9 तक, आधे घंटे उसमें कह रहा था ना तू। नहीं 10 तक, 9:30 तक ले लूंगा फिर। बैठ जाए देख ले, नहीं 9 तक, 9 तक या 9:30 तक कर दे यार लास्ट, फिर लेट हो जाऊंगा मैं। बता देना तू, है ना? हाँ भाई, ये क्या है? जीवाणु है कि नहीं? अरे क्या है ये है जीवाणु। देखो ये जीवाणु का खुद का गुणसूत्र है। क्या है जीवाणु का? खुद का गुणसूत्र है, इसको बोलेंगे हम जीवाणु का गुणसूत्र है भाई। तू क्या है ये? गुणसूत्र। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है कि नहीं? प्रो मतलब पुराना,
प्रो मतलब पुराना, कैरियोटिक मतलब कैरियोन, कैरियोन मतलब केंद्रक, जिसके अंदर पुराना केंद्रक है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक। और याद रखना बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए इनमें केंद्रक ही नहीं होता। इसको अपन केंद्रक नहीं बोलेंगे, इसको केंद्रकाभ बोलेंगे, न्यूक्लियोइड नॉट न्यूक्लियस। समझ में आया कि नहीं आया? सच्चा केंद्रक इनके अंदर नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता? प्रोकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, ये गुणसूत्र हो गया। अब ये साइड में आप देख रहे हो, साइड में ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये है बेटा प्लाज्मिड। क्या है ये? समझ रहे हो? और ये गुणसूत्र के अलावा है, मतलब इसके जीन नहीं है इसमें, ये तो ऐसे ही इसकी सेफ्टी के लिए इसने रखा हुआ है। इससे अपनी सेफ्टी करता है कौन? जीवाणु। अब कुछ भी कर रहा हो जीवाणु, हमें क्या मतलब, बाढ़ में जाने दो, हमें तो इतना मतलब है हमने जीवाणु से प्लाज्मिड निकाला और उस प्लाज्मिड को हमने किसके रूप में काम में लिया? वाहक के रूप में काम में लेते कि नहीं लेते? बस इतना याद रखना। तो क्या है बेटा प्लाज्मिड? अतिरिक्त, हाँ वाहक तो है ही, अतिरिक्त गुणसूत्रीय। क्या है? अतिरिक्त गुणसूत्रीय मतलब गुणसूत्र के अलावा, अतिरिक्त गुणसूत्रीय दोहरा कुंडलित वृत्ताकार डीएनए। जीवाणु में पाया जाने वाला, क्या? जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय दोहरा कुंडलित वृत्ताकार डीएनए, जिसमें स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है, प्लाज्मिड कहलाता है। एवं इसका उपयोग हम बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में करते हैं। बोलो राधे राधे। डायग्राम बनाओ। चले बेटा आगे, बोलो ना। डायग्राम बना लिया? लिखो, प्लाज्मिड जीवाणु में पाया जाने वाला, प्लाज्मिड जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय, प्लाज्मिड जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय, प्लाज्मिड जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय दोहरा कुंडलित, अतिरिक्त गुणसूत्रीय दोहरा कुंडलित, अतिरिक्त गुणसूत्रीय दोहरा कुंडलित वृत्ताकार डीएनए होता है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय दोहरा कुंडलित वृत्ताकार डीएनए होता है। प्लाज्मिड जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय दोहरा कुंडलित वृत्ताकार डीएनए होता है, जिसमें स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है, जिसमें स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। जिसमें स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। किसकी क्षमता पाई जाती है? स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। लिख लिया? ये क्या हो गया आपका प्लाज्मिड। अब नोट डालो, नोट डालो। लिखो, स्टैनले कोहेन, स्टैनले कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर, स्टैनले कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर, हर्बर्ट बोयर, स्टैनले कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर ने 1972 में सर्वप्रथम, स्टैनले कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर ने 1972 में सर्वप्रथम
पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया? सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर। स्टैनले कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर ने 1972 में सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना। अगला लिखो पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है बेटा? वेरी गुड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 1972 पढ़ाया ना मैंने अभी। ये स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर ने कब बनाया पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए? 1972 में। सेल बायोलॉजी में कोशिका झिल्ली से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो पूछी जाती है। कोशिका झिल्ली पढ़ ली? फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था? 1972 में। वो पूछते क्या कह रहा है, याद रखना 1972 में, वो भी फ्लूइड एंड मोज़ेक। क्या इनको नोबेल प्राइज मिला? और ये बहुत बड़ी चीज है आज की डेट में, तो कई बार डेट भी पूछ लेता है ना। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है बेटा पीसीआर का पूरा नाम। ठीक है बेटा। पीसीआर क्या करता है? तुमने देखा होगा ना, सीआईडी देखा है सबने? सीआईडी में हर सीरियल में उनके वो डीएनए तो किसी ना किसी का ढूंढ के लाते ही लाते हैं, है ना। कुछ मिले ना मिले उनको डीएनए जरूर मिलता है, या तो किसी का बाल मिल जाएगा। सुन ले, जब कोई भी जैसे क्राइम होता है तो वहां पे ना चाहते हुए भी गलती से कुछ ना कुछ डीएनए का पार्ट, क्योंकि डीएनए हमारी हर चीज में है। एक बाल भी गिर गया, मान लो किसी को तुमने मार के आए तो मार रहे थे तो उसने बाल पकड़ लिए, तो बाल आ गया उसके हाथ में, या जमीन में बाल पड़ा हुआ है ना। दो बाल मिले, मान लो एक बाल तो जिसकी मौत हुई है उसका है, दूसरा बाल जिसका है वो उसी का है जिसने मारा है। ठीक है, तो उसमें बाल की जड़ में क्या होती है? सेल होती है, तो उसके अंदर क्या है? डीएनए, है ना। या तुम्हारा खून निकल गया, स्किन स्किन थोड़ी सी छिल गई, है ना, स्किन लग गई, या उसे गुत्था पत्ती हुई, तो तुम ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा सा भी स्क्रैच लग गया तो उसमें क्या आ जाएंगी? तुम्हारी सेल आ जाएंगी। अरे बोलो। तो यही चीज है। तो बॉडी के हर सेल के अंदर क्या है? डीएनए होता है कि नहीं होता? चाहे अब वो हेयर फॉलिकल हो, हेयर हो, स्किन हो, ब्लड हो, सीमन हो, है ना, कोई भी पार्ट हो बॉडी का, उसके अंदर क्या होगा? डीएनए होगा कि नहीं होगा? और डीएनए हर इंसान का है, क्या है, इंसान या जानवर का, हर इंसान का डीएनए जो है वो अपन बोले कि अलग है, दूसरे इंसान से क्या है? अलग है, वो कभी भी मैच नहीं करेगा और उससे पहचाना जा सकता है ना। और उसके लिए जो भी तकनीक है, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दो इंसानों के डीएनए को अलग करने के लिए एक मशीन आती है जिसका नाम क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन अगर मान लो किसी को बाल मिला, किसी कातिल का, उस बाल के अंदर डीएनए देखा तो बहुत कम था, लेकिन हमें अगर टेस्ट करने हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, तो डीएनए की मात्रा क्या चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। तो उस एक डीएनए से मान लो हमें 1000 डीएनए की कॉपी बनानी है ना, तो उसमें अपन कौन सी मशीन का उपयोग लेंगे? पीसीआर। मतलब डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए आर्टिफिशियल, हमारा शरीर तो खुद कॉपी बनाता ही है, लेकिन बाहर डीएनए को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, उसका गुणन करना है, तो कौन सी मशीन का काम में आती है? और इसकी खोज किसने की थी बेटा? वेरी गुड, कैरी मुलिस ने। किसने खोज की थी? कैरी मुलिस ने। देखो खोज करता कैरी मुलिस 1983, 1983 विश्व कप भी लेके आए थे अपन। 83 में जीता था ना वर्ल्ड कप। हाँ हाँ, कपिल देव। खोजकर्ता लिख दिया। अब लिखो कार्य। कैरी मुलिस, मुलिस, मैं उर्दू लिख रहा हूं क्या? मुलिस ही तो लिखा है? पुलिस लिखा है? अरे अनपढ़ आदमी। कार्य लिखो डीएनए की संख्या का गुणन करना। कार्य लिखेंगे डीएनए की संख्या का गुणन करना। डीएनए की संख्या का गुणन करना। डीएनए की संख्या का क्या करना? गुणन करना। अरे है ना। अगला लिखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सुनो, ये मशीन है बेटा। क्या है ये? इधर देखेंगे, बाद में लिखना है। इधर देखो, ये मशीन है। ये किसकी मशीन है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ठीक है, यहां पर कुएं बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए? कुएं। यहां पर एगारोज जेल, अगार अगार जेल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? यहां पर जेल भरा हुआ है। ठीक है बेटा? अरे बोलो ना। ये बैटरी लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है? बैटरी। ये कौन सा चार्ज है? प्लस का। ये कौन सा चार्ज है? माइनस का। उल्टा कर दिया। ये कौन सा चार्ज है बेटा? माइनस का। और ये कौन सा चार्ज है? प्लस का। यहाँ कौन सा है? प्लस। यहाँ कौन सा है? माइनस। ठीक है, आपके पास डीएनए मिला, लेकिन डीएनए ऐसे ही लंबा, कहीं छोटा कहीं बड़ा ऐसे मिला। लेकिन आपको क्या छोटे छोटे टुकड़े चाहिए डीएनए के, या टुकड़े अलग अलग चाहिए आपको सेपरेट करने, है ना? अभी लुगदी बनी हुई है डीएनए की, आपको वो डीएनए अलग करने। तो सबसे पहले तो उनके अंदर वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दो। क्या डाल दो? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? डीएनए को काट देगा कि नहीं काट देगा? बोलो। और काट के हमने डीएनए कहां भर दिया? इन कुओं के अंदर। कहां भर दिया? ये क्या है बेटा? डीएनए। ये डीएनए के टुकड़े हैं कि नहीं? है ना? और डीएनए पे याद रखना नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, डीएनए पर कौन सा, आगे बता, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? अरे डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, और इन कुओं में भर दिया कि नहीं भर दिया? बोलो। अब क्या होगा? इसमें हमने करंट दौड़ा दिया, ये जेल है, तो इस जेल में कुओं से निकल के डीएनए आगे भागेंगे। बोलो, भागेंगे नहीं भागेंगे? डीएनए कहां भागेंगे? प्लस की तरफ, क्योंकि इस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो सबसे आगे। बोलो। और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पीछे। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अरे जो सबसे हल्का है वो सबसे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? जो सबसे भारी है पीछे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अब इस जेल में से इस डीएनए को हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। तो डीएनए का पृथक्करण आपको करना है तो कौन सी मशीन काम में लोगे? और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? आवेश के सिद्धांत पर। आवेश के आधार पर डीएनए का पृथक्करण किया है कि नहीं किया? अरे बोलो। तो लिखो, कार्य डीएनए को चार्ज के आधार पर, डीएनए को चार्ज के आधार पर पृथक करना। डीएनए को चार्ज के आधार पर पृथक करना। डीएनए को किसके आधार पर? चार्ज के आधार पर पृथक करना। नोट डाल के लिखो, डीएनए पर चार्ज ऋणात्मक। डीएनए पर चार्ज ऋणात्मक। डीएनए पर चार्ज ऋणात्मक। अगला लिखो, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया यहां पर। अगली नोट डाल के लिखो, प्रथम आनुवांशिक तय रूपांतरित हार्मोन। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके, देखो एक बात सुनो मेरी, पुराने जमाने में, सुन ले, पुराने जमाने में किसी के डायबिटीज होती थी, शुगर होती थी, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस कौन से हार्मोन की कमी से होती है बेटा? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। कौन से हार्मोन की कमी से? अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस का इलाज करना है तो किसका इंजेक्शन लगाना पड़ेगा? डेली इंसुलिन भी लेनी पड़ती है डायबिटीज वालों को, इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो पुराने जमाने में देखो बेटा, इंसुलिन कहां से लाए? अब इंसुलिन के लिए सुअर को मारा जाता था। सुअर के अग्नाशय में से कहां बनता है इंसुलिन? अग्नाशय के अंदर। अग्नाशय में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस मिलता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाती है। तो बीटा सेल को निचोड़ निचोड़ के, छोटी सी बीटा सेल है बेचारी, उससे निचोड़ निचोड़ के कोई 1-2 ग्राम इंसुलिन निकलेगा एक सुअर को मार के। अब 20,000 का सुअर मारा तुमने इंसुलिन के लिए, इतना सा इंसुलिन मिला, तो कितना महंगा पड़ेगा इंसुलिन। और दूसरा, जब सुअर का इंसुलिन आप इंसान में लगाओगे तो एलर्जी करेगा कि नहीं करेगा? एलर्जी भी कर रहा था, और दूसरा महंगा भी पड़ रहा था। अब करे तो क्या करे? लगाना तो पड़ेगा। अरे बोलो। अरे है ना? तो 1983 में, कब? 1983 में एक अमेरिकन कंपनी आती है, एली लिली। हाँ, 1983 में एक अमेरिकन कंपनी, नाम क्या है? एली लिली।
सर्वप्रथम आनुवांशिक रूप से, मतलब वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग करके क्या बनाती है, इंसुलिन का निर्माण करती है। हो गया ना काम की चीज ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो एली लिली ने सर्वप्रथम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित क्या बनाया, हार्मोन इंसुलिन का निर्माण किया। एक तो अब ये आनुवांशिक रूप से मॉडिफाइड है, मतलब ये कैसे बनाया गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, तो इसका कोई क्या नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। भाई सुअर वाला तो एलर्जी करेगा, दूसरी जाति का लगा रहे हो आप। और दूसरा बेटा क्या है, ये सस्ता भी हो गया, और सुअर थोड़ी मारना पड़ेगा इसके लिए। अरे बोलो, इसके लिए इस कंपनी ने अपना पेटेंट ले लिया है ना, किसके लिए बेटा, इंसुलिन के लिए। तो प्रथम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके, मतलब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पहला हार्मोन जो बनाया गया वो कौन सा था, इंसुलिन। लिखो, प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित हार्मोन इंसुलिन। प्रथम आनुवांशिक तय रूपांतरित या फिर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित, प्रथम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित हार्मोन इंसुलिन। प्रथम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित हार्मोन कौन सा है बेटा, इंसुलिन। ब्रैकेट में लिखो, अमेरिकन कंपनी एली लिली द्वारा 1983 में बनाया गया। अमेरिकन कंपनी एली लिली द्वारा 1983 में बनाया गया। अमेरिकन कंपनी एली लिली द्वारा, अमेरिकन कंपनी एली लिली द्वारा 1983 में बनाया गया। अमेरिकन कंपनी एली लिली द्वारा कब बनाया गया बेटा, 1983 में बनाया। अगली नोट डाल के लिखो, बीटी कॉटन। एग्रीकल्चर वालों ने तो खूब नाम सुना होगा इसका, है ना। बायोलॉजी वालों के भी 9th चैप्टर 12th क्लास का एनसीईआरटी का उसके अंदर आता है बीटी कॉटन। वेरी गुड बेटा। तो मुझे लग रहा है तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। सुनो, बीटी कॉटन क्या है, कपास का पादप है। सुन ले बेटा, लिख लेना बाद में। ये कपास का पादप है। क्या है, कपास का पादप। ये मुकुल क्रमी आ रहा है, बॉल वर्म। कौन सा वर्म है, बॉल वर्म। मुकुल क्रमी आया, मुकुल क्रमी ने क्या किया, कपास को, पत्तियों को खाया, चबाया, और पूरी फसल क्या कर दी, बर्बाद कर दी। कर दी कि नहीं कर दी बेटा, किसने, बॉल वर्म ने। ठीक है, तो हमारी फसल का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो इस बॉल वर्म से बचने के लिए हमने क्या बनाई, बीटी कॉटन। हमने एक जीवाणु लिया, क्या लिया, जिसका नाम क्या है बेटा, बेसिलस थुरिंजेंसिस। क्या नाम है, बेसिलस थुरिंजेंसिस। क्या नाम है, बेसिलस थुरिंजेंसिस। इस जीवाणु को लिया, और इस जीवाणु से हमने एक जीन अलग किया, जिसको बोलते हैं क्राइजीन। क्या बोलते हैं बेटा, क्राइजीन। इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना। इस क्राइजीन को हमने किससे ले लिया, बेसिलस थुरिंजेंसिस नाम के जीवाणु से ले लिया, और हमारी कपास के अंदर डाल दिया। क्लियर है, क्लियर है। अब जो क्राइजीन हमने इस कपास के अंदर डाला है, इस कपास के अंदर ये क्राइजीन क्राई प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, अब बॉलवर्म आ रहा है, मुकुल क्रमी आ रहा है, इसने इस कपास को खाया, तो क्राई प्रोटीन अब बॉलवर्म के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही। जो समझ में, भाई कहानी सुना रहा हूं मैं, अभी ज्यादा कोई टफ नहीं सुना रहा हूं। जीवाणु बेसिलस थुरिंजेंसिस नामक जीवाणु था, उससे हमने एक जीन निकाला जिसका नाम है क्राइजीन। इस क्राइजीन को हमने किसमें डाल दिया, इस क्राइजीन को हमने किसमें डाल दिया बेटा, कपास के अंदर डाल दिया, है ना। इस कपास के अंदर उस क्राइजीन ने एक प्रोटीन बनाई जिसका नाम क्या है, क्राई प्रोटीन। अब जब मुकुलक्रमी आएगा और इस कपास को खाएगा, तो क्राई प्रोटीन मुकुलक्रमी के अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, और एक क्राई प्रोटीन मुकुलक्रमी की आंतों में जाके सक्रिय हो जाएगा और उसकी आंतों में छेद कर देगा। क्या कर देगा, आंतों में छेद कर जाएगा, तो मुकुलक्रमी मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। अब वो एक पत्ती को खाने के बाद में दूसरी पत्ती को खा पाएगा क्या, तो हमारी फसल की क्या हो गई बेटा, सुरक्षा हो गई कि नहीं हो गई। बस इसीलिए किसका निर्माण किया हमने, बेटी को। लिखो, लिखेंगे बेटा, जीवाणु बेसिलस थुरिंजेंसिस, जीवाणु बेसिलस थुरिंजेंसिस, जीवाणु बेसिलस थुरिंजेंसिस से
जीवाणु बेसिलस थ्रुनजेंसिस से क्राइजीन, जीवाणु बेसिलस थ्रुनजेंसिस से क्राइजीन पृथक करके कपास में डाला जाता है, कपास के पादप में डाला जाता है। जीवाणु बेसिलस थ्रुनजेंसिस से क्राइजीन पृथक करके कपास के पादप में डाला जाता है, जिससे यह कपास कीट प्रतिरोधी हो जाती है। कीट इंसेक्ट, कीट ही तो था मुकुलक्रमी, जिससे यह कपास कीट प्रतिरोधी हो जाती है। कीट नहीं सुना क्या यार? ऐसा क्या देख रहा है? अरे ईंट नहीं, कह रहा ईंट ये वाली, अनपढ़ आदमी। जिससे यह कपास कीट प्रतिरोधी हो जाती है। क्या प्रतिरोधी हो गई बेटा? अगला लिखो बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या? इतना नहीं लिखाऊंगा बेटा मैं, ये फिर एग्रीकल्चर में चले जाएंगे अपन। इतना अपने काम का नहीं, मैंने शॉर्ट में लिखा दिया है ना। बायोपायरेसी, कौन सी पायर, बात मत करे लीचड़। बायोपायरेसी। अब बासमती, अरे जूते मारे शकल बिगाड़ दूंगा। अब बासमती चावल को तुम कब से जानते हो? या मान लो अमेरिका का कोई वैज्ञानिक आके या कोई कंपनी आके हमसे कहे कि बासमती चावल हमसे पूछ के बेचना आज के बाद तुम, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब अमेरिका कल परसों के गधे आके हमसे बोले हैं कि बासमती चावल हमसे पूछ के बेचना, बासमती चावल हमारा है, इस पर हमारा एकाधिकार है, हमने इस पर पेटेंट ले लिया, तुम्हें बेचना पड़ेगा तो इसकी कुछ परसेंट हमें भी देना पड़ेगा। अगर तुम इससे बासमती चावल का धंधा करते हो, बेचते हो, तो इसका परसेंट क्या किसको देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा। बासमती चावल पर हमारा एकाधिकार हमने प्राप्त कर लिया है। तो आपको कैसा लगेगा? इन ऐसे देशद्रोहियों की वजह से ही हमारा देश गुलाम हुआ था। ये देशद्रोही थे जो भीतर ही भीतर खाली कर रहे थे देश को। मजाक नहीं कर रहा मैं, ये सच्चाई बता रहा हूं। बताओ कैसा लगेगा यार? बासमती चावल का व्याख्यान, बासमती चावल के गुणों की तारीफ हमारे वेदों में भी मिलती है। आज भी कोई पूजा पाठ होता है तो क्या रखा जाता है? बासमती चावल और दूब घास रखते हैं कि नहीं रखते अपन? ये हमारे सभी पूजा पाठों, धर्म, जो भी चीजें होती हैं, हवन वगैरह, जो भी यज्ञ वगैरह होते हैं, वहां पे बासमती चावल का उपयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता? गेहूं ना डाल के हम बासमती चावल करते हैं, स्वाहा उसमें भी डाला जाता है, तिलक में भी लगाया जाता है ना। हमें ज्ञान दे रहे हैं। हजारों लाखों साल से हमारे वेद उपनिषदों के अंदर लिखा हुआ है बासमती चावल का उपयोग, और वो हमसे कह रहे हैं तुम हमसे पूछ के बेचना। चल ठीक है, दूसरी चीज पे तू बोल ले जो हमारे पास नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज हमारी है उस पर हमें ज्ञान दोगे तुम? लेकिन ऐसा अमेरिका ने किया, बासमती चावल पर अपना एक अधिकार प्राप्त किया। इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया, इसकी किसी वेराइटी में बासमती चावल को उगाया, थोड़ी बहुत वो करा के, ब्रीडिंग वगैरह करा के उसमें थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज करके उस पर पेटेंट करा लिया। बासमती चावल किसका है? हमारा। संपदा हमारी, जैव संपदा हमारी, हम उगाते आए हैं, है ना। बासमती चावल अमेरिका वालों ने देखा भी नहीं होगा, हम बेचते हैं, हम पहुंचाते हैं वहां तक, हम प्रोडक्शन करते हैं, हम उगाते हैं, हमारे किसान उगाते हैं। अरे आम जैसे हमारा है कि नहीं, ऐसे ही बासमती चावल हमारा है। बाकी बहुत कम देशों में उगता है ये तो, और इस पे हमें क्या दे रहे हैं? ये ज्ञान दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी जैव संपदा की चोरी करके एक अधिकार प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। क्योंकि हम विकासशील देश हैं, हम विकसित नहीं है, हम विकास कर रहे हैं, है ना। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है तुम्हारी बराबर, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन संपदा तो हमारी है भाई।
है ना भाई, फसल तो हमारी है, उगा तो हम रहे हैं, हमारे पास नहीं है टेक्नोलॉजी तो हम नहीं कर पाए इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके जो तुमने ये चीज कर ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमारे चावल को हमसे छीन लोगे। अरे बोलो। लेकिन उन्होंने छीना और इसको हमने क्या बोला, बायो वायरस। लिखो, छीन तो लिया ही है ना, लिखेंगे इसमें बेटा, धोखाधड़ी से विकसित देशों के द्वारा, धोखाधड़ी से विकसित देशों के द्वारा धोखाधड़ी से विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों की जैव संपदा पर, धोखाधड़ी से विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों की जैव संपदा पर एकाधिकार प्राप्त करना, धोखाधड़ी से विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की जैव संपदा पर एकाधिकार प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, एकाधिकार प्राप्त करना, क्या कहलाता है बेटा, बायोपायरेसी कहलाता है। अगला लिखेंगे नोट डाल के, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। जेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया बेटा, सट्टन एवं बोवेरी, ये पूछा जाता है। बाकी मैं गुणसूत्र आपको पूरा बता चुका हूं, तो जो गुणसूत्र में मैंने आपको बताया है ना, वो ये सिद्धांत है कि भाई गुणसूत्र तो लेके जाता है ना जीन को, सारे गुणों को कौन लेके जा रहा है, गुणसूत्र। होमोलोगस गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र मम्मी से आता है, एक गुणसूत्र पापा से आता है, मतलब आधे गुणसूत्र मम्मी से आधे पापा से, वो ये सिद्धांत है। बाकी ये दिया किसने है, सट्टन एवं बोवेरी ने। इस प्रकार आपकी जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग साथ में बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा, समाप्त होती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद अपन चालू करेंगे फिजियोलॉजी। अभी 5 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। क्या बेटा, चाय पिलाऊं?